कहानी शुरू होती है वियतनाम से, जहां एक मूडी नाम का हत्यारा एक बिल्डिंग में घुसता है। वहां उसे फर्श पर कई लाशें मिलती है। वो इन लाशों को देखकर कुछ हैरान होता है, पर वो टेबल पर पड़े नोटों की गड्डियों को इकट्ठा करता है कि तभी उसे एक अलमारी से कुछ आवाजें आती हैं। वो उस अलमारी को खोलता है, जिधर उसके अंदर एक छोटी लड़की मौजूद थी, जो कि खून से पूरी ही सनी थी। मूडी को देखते ही वो लड़की उस पर बंदूक तान देती है। हैरान होकर मूडी उसे पूछता है, क्या इन सबको तुमने टपकाया है? इस पर लड़की ट्रिगर दबा देती है, पर गोलियां खत्म हो चुकी थी। उसकी बहादुरी देख मूडी उसे अपने साथ चलने के लिए हाथ बढ़ाता है और छोटी बच्ची उसके साथ चल देती है। इसी के साथ 30 साल बाद का समय दिखाया जाता है। रोमानिया में वैली नाम के गैंगस्टर को किडनैप करके उसके बाप से $3 मिलियन फिरौती के लिए उसकी बात करवाई जाती है, जिसके कुछ ही समय बाद माफिया प्रेडा के आदमी बताई गई जगह पर उसके बेटे को लेने पहुँचते हैं। वैन के आ जाने में वो देखते हैं वैन तो खाली है, पर उस वैन में एक ड्राइवर होती है जिसका नाम एना होता है। ये लोग एना को माफिया प्रेडा के पास ले जाते हैं। प्रेडा पुल से बाहर आता है और अपना टॉवल उठाता है, जो नोटों से भरे ब्रीफ केस के ऊपर होता है, और एना के पेट पर एक जोरदार घूसा जड़ देता है। वो उससे पूछता है, जानती भी हो किसके बेटे को उठाया है? पैसे ये रखे, गिनोगी क्या? और एना मना कर देती है। प्रेडा फिर उससे पूछता है, जानती भी हो मैं कौन हूँ? एना कहती है, डॉन प्रेडा, बुचारिस्ट का सबसे बड़ा डॉन। आगे प्रेडा एना से कहता है, अपने मालिक को फोन कर और उसे बता कि पैसे मिल गए। वैसे भी ये पैसे मेरे पास ही आने हैं और तुम दोनों की हड्डियां कुत्ते चबाएंगे। उसके जवाब में एना प्रेडा को कहती है, मैं तो यहाँ पैसे लेने आई ही नहीं हूँ, और एक चाकू प्रेडा की गर्दन में घुसा देती है। साइड में खड़े दोनों आदमियों को निपटाने के बाद दरवाजे से बाहर निकलती है और बेखौफ आगे कार की तरफ बढ़ती रहती है। गार्ड को शक होने पर सभी गार्ड उसके पीछे से गोलियां चलाने वाले होते ही हैं कि एक एक करके दूर किसी स्नाइपर की गोलियों पर सभी उड़ते चले जाते हैं और एना गाड़ी लेकर बस निकल जाती है। यहाँ वो स्नाइपर मूडी होता है और एना वही छोटी बच्ची थी। मूडी डॉन के लड़के को वही जिंदा छोड़कर एना के साथ वहाँ से निकल जाता है। यहाँ हमें मालूम चलता है कि एना और मूडी पैसों के बदले ऐसे लोगों को मारते थे जिन तक कोई और दूसरा नहीं पहुंच सकता। अगला सीन लंदन का होता है। वो दोनों अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं, जहां मूडी के 17वें जन्मदिन में एना और हाउसकीपर उसे विश करते हैं, पर मूडी को अपने नए ड्रोन के साथ खेलना ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। एना उसे एक एंटी गिटार गिफ्ट करती है, जिसे देखकर वो बेहद खुश होता है। आगे मूडी एना को अपने गुप्त ठिकाने में लेकर जाता है और उसे उस बिल्डिंग के कागज देता है जिसमें एना की एंटीक बुक शॉप होती है। वही मूडी एना को ल्यूकस नाम के आदमी को ढूंढने का मिशन देता है, जिसे वो खुद 1998 में ढूंढ रहा था। अगले ही दिन एना एक ड्राई क्लीनर की दुकान पर जाती है। बेनी शॉप का ओनर एक हैकर होता है, जो कि मूडी के मिशंस में एना की मदद किया करता था। एना उसे ल्यूकस को ढूंढने के लिए कहती है, जिसे आखिरी बार पेरिस में देखा गया था। सीन कट होता है। एना के बुक स्टोर में माइकल नाम का एक आदमी एक दुर्लभ किताब की तलाश में आता है, पर वो किताब एना के बुक स्टोर में नहीं होती। बातों ही बातों में माइकल एना से फ्लर्ट करने लगता है और जाने से पहले उसे अपना फोन नंबर दे देता है। और उसी रात एना मूडी के मेंशन में जाती है। दरवाजा खोलते ही सामने हाउसकीपर की लाश पड़ी होती है। अगले कमरे में उसे टूटा गिटार मिलता है और बाथटब में एक और लाश मिलती है, जिसे पहचान पाना भी नामुमकिन था। एना कपड़ों से ही समझ जाती है कि ये मूडी की लाश है। एना को मूडी का यूएसबी उसके ड्रोन में लटकाया मिलता है। वो जल्दी बेनी के ड्राई क्लीनर शॉप पर जाती है, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचती है तो बेनी भी मरा हुआ मिलता है। उसे बस अब बदला चाहिए था। आगे एना अपनी बुक शॉप में जाती है। वहाँ से वो कुछ पैसे और गन लेती है, लेकिन अचानक शॉप के बाहर से उस पर अचानक फायरिंग शुरू होने लगती है, मगर वो टिक नहीं पाते। जहाँ दोनों आदमियों में से एक को शॉप के अंदर और दूसरे को उसी के गाड़ी के अंदर वो मार देती है। अगले दिन इंटरनेट कैफे में बेनी की दी यूएसबी और मूडी की यूएसबी से ल्यूकस के बारे में वो जानकारी लेती है, जिधर एना को पता चलता है कि ल्यूकस के पिता एडवर्ड वियतनाम में एक बम धमाके में मारे गए थे। और पूरी जानकारी लेने के लिए एना वियतनाम लैंड करती है। वहाँ वो एक बाइकर गैंग के बॉस से मिलती है, जो उसका पुराना दोस्त होता है। उसका नाम बिली होता है। वो उसको एडवर्ड की कंपनी के सीईओ से मीटिंग करवाने के लिए कहती है। वो सीईओ को एक सिगार का डिब्बा भी भेजती है। जिधर सीन कट होता है, एना और बाइकर गैंग सीईओ को सड़क पर ही रोक लेते हैं। वो सीईओ को अपना नंबर भी देती है। एना उससे ल्यूकस और उसके पिता एडवर्ड के बारे में जानना चाहती थी, क्योंकि इनके बारे में जानकारी लेने पर ही मूडी और बेनी को मार दिया गया था। आगे सीईओ एना को फोन करके अपने ऑफिस में बुलाता है और एना बिना कोई वक्त गवाए सीईओ के ऑफिस पहुंच जाती है, जहां उसके बहुत से गार्ड तैनात होते हैं। ऑफिस में सीईओ के साथ उसका वकील ड्यूक भी मौजूद था। जिधर सीईओ से एना एडवर्ड और ल्यूकस के बारे में पूछती है, क्योंकि एना ल्यूकस को मूडी का हत्यारा मानती है। जिधर सीईओ के कुछ बोलने से पहले ही वकील सीईओ के सर में गोली मार देता है। सभी गार्ड अंदर आते हैं, मगर वो वकील के ही आदमी
आदमी थे। बिना कोई वक्त गवाए एना अपने भेजे सिगार के डब्बे से एक सिगार निकालती है जो कि एक चक्कू होता है और वकील के चेहरे पर वार करके अंदर आए दोनों गार्ड को गोली मारकर छत पर लगे सीलिंग के अंदर चले जाती है। गार्ड और वकील ताबड़तोड़ गोलियां चलाते रहते हैं। सीढ़ियों पर पहुंचकर एना फायर पाइप को पकड़कर नीचे कूद जाती है और बिल्डिंग से बाहर आती है, जिधर एक कार के टकराने से वो बेहोश हो जाती है। एना को बंदी बनाकर वकील उससे पूछताछ शुरू करता है, पर वो उसे कुछ नहीं बताती। जिधर उसे एना पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल करना पड़ता है, पर तब भी एना उसे कुछ नहीं बताती। जिधर कुछ समय बाद माइकल कोठरी में आता है और एना को प्यार से समझाता है कि मैं और वकील एक ही आदमी के लिए काम करते हैं। वो एना को सब कुछ बताने के लिए कहता है, पर एना उसे कुछ जवाब नहीं देती। जिधर माइकल के बाहर आने पर वकील उससे पूछता है कि एना ने कुछ बताया। माइकल उससे कहता है कि कल सुबह वो उससे फिर कुछ पूछेगा, इसलिए अब उसे तुम शांत रहने देना। माइकल के जाते ही वकील अपने 3 आदमियों को एना को खत्म करने के लिए भेजता है ताकि एना को मारकर वो अपने बॉस के आगे हीरो बन सके। इधर तीनों आदमी एना के गले में चादर लपेटकर उसे टांग देते हैं। दम घुटने पर भी एना अपने पैरों की मदद से खुद को छुड़ा लेती है और एक लोहे की ट्रे से उन तीनों को खत्म भी कर देती है। यहाँ से निकलकर वो बिली बाइकर के घर भी जाती है, जहाँ वो मूडी के बारे में बातें करते हैं। अगले दिन एना ल्यूकस का पता लगाने एक हॉस्पिटल में जाती है जो कि एक चर्च भी होता है। यहाँ ल्यूकस के एडमिट होने के बाद पता चलती है, यहाँ की नन एना को बताती है ल्यूकस 6 साल की उम्र से यहाँ एडमिट है। वो गूंगा बहरा के साथ भी चलने फिरने में भी असमर्थ है। ल्यूकस की हालत देखकर एना समझ जाती है कि मूडी की हत्या में ल्यूकस का कोई हाथ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ माइकल एना को मिलने के लिए बुलाता है। फोन पर माइकल जब एना से बात कर रहा होता है तब हम देखते हैं कि वो एडवर्ड के लिए भी काम करता है और एडवर्ड यहाँ जिंदा होता है। वो माइकल से एना को रेस्टोरेंट में मारने के लिए कहता है। वहीं सीन रेस्टोरेंट में कट होता है। दोनों टेबल के नीचे एक दूसरे पर गन तान देते हैं। माइकल उसे मूडी के हत्यारे को मारने का इरादा छोड़ने की चेतावनी देता है और एना भी माइकल को इन सब बातों से दूर रहने के लिए कहती है। सीन कट होता है। एना के जाने के बाद वकील के भेजे हुए आदमी माइकल पर हमला कर देते हैं, जिधर माइकल अपनी फाइटिंग स्किल से उन सबको मार देता है। इस बीच एना वकील के घर जाती है और उसे बाथटब में ठीक से नहलाती है। माइकल भी वकील के घर पहुंचता है, पर वकील उसे बाथरूम में फंदे पर लटका हुआ मिलता है। इसी वक्त एना का फोन आता है। एना माइकल से पूछती है, तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लगी? और माइकल की आंखें फैलती हैं। इधर शॉटगन के छर्रे दरवाजे के चिथड़े उड़ाते हैं, पर माइकल खुद को बचाते हुए दूसरे कमरे में भागता है। एना उसका पीछा करती है और गोलियां के खत्म होने पर हाथों की लड़ाई शुरू हो जाती है और ये लड़ाई खत्म होती है बिस्तर में। माइकल उसे एडवर्ड से दूर रहने की फिर से चेतावनी देता है। एना कहती है एडवर्ड एक घटिया इंसान है जिसने बहुत से मासूम लोगों की जान ली है और एना बेपरवाही घर से निकल जाती है। जिधर सीन कट होता है। एक गोली एना की कमर को चीरते हुए निकल जाती है और मौत उसके सामने होती है, पर तभी पीछे से एक गोली उस आदमी के माथे को चीरते हुए निकल जाती है। आगे हम एक अनजान शख्स को एना के पास आते हुए देखते हैं। वो एना से कहता है, क्या यहीं पड़े रहने का मन है? और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि मूडी होता है। जिधर मूडी एना के घाव का इलाज करता है और बताता है कि कैसे उसने अपने कातिलों को मारकर अपने ही कपड़े पहनाकर उसके चेहरे को शॉटगन से उड़ाकर अपने को मरा हुआ साबित कर दिया था। वहीं अगली सुबह वो दोनों बिली बाइकर से मिलते हैं। बिली उन दोनों को एक टापू के बारे में बताता है जहाँ एडवर्ड एक चैरिटी डिनर होस्ट कर रहा है, मगर वहाँ एडवर्ड के सुरक्षा गार्ड हर जगह तैनात होंगे। डिनर में गार्ड सभी वेटर्स और दूसरे कर्मचारियों को पहचानने के लिए हाथों में एक रिस्टबैंड पहनाएंगे। जिधर रात होते ही सभी गेस्ट डिनर पार्टी में पहुंच जाते हैं। सभी गार्ड्स और माइकल पूरी ही तरह चौकन्ने होते हैं। उस पार्टी में एना एक वेट्रेस बनकर आती है। माइकल भी सतर्क होता है। एडवर्ड स्टेज पर मेहमानों को कुछ भाषण दे रहा होता है, जिधर एना भी मेहमानों को शैंपेन सर्व करते हुए स्टेज के बिल्कुल ही सामने पहुंच जाती है। माइकल भी रिस्ट बैंड न होने की वजह से एना को पहचान लेता है। मौका देखकर एना एकदम से गन निकालती है और एडवर्ड पर गोली चला देती है, पर इतने करीब होने के बाद भी एना शॉट मिस कर देती है और क्योंकि माइकल उसके ऊपर कूद जाता है, मेहमानों में भगदड़ शुरू हो जाती है। एना भी भीड़ के साथ हॉल से निकलती है, मगर उसकी गन वहीं छूट जाती है। माइकल भी एना के पीछे अपनी गन लेकर जाता है। एना के बहते खून के छींटों को देखकर वो एना का पीछा कर रहा होता है और दूसरी तरफ बाकी सारे गार्ड्स एडवर्ड को एक सेफ बंकर में ले जाते हैं। इधर एना भी कमरों से निकलते हुए आगे बढ़ती है और एक कमरे में माइकल से सामना होने पर वो माइकल पर आमने सामने से वार करती है, जिधर भागते हुए माइकल उसकी कोहनी पर गोली मार देता है। जिधर एना यहाँ से भी बचकर निकल जाती है। एडवर्ड अपने बंकर में से ये सब सीसीटीवी पर देख रहा होता है। दूसरी तरफ मूडी अपने ड्रोन से पासवर्ड देखकर एडवर्ड के पास पहुंच जाता है और कुछ देर मूडी एडवर्ड के सामने गुनाहों के बारे में बताता है। इधर माइकल भी एना के पास पहुंच जाता है और एना से पूछता है, क्या तुम बच पाओगी? एना कहती है, थोड़ी एप्पल मार्टिनी और थोड़ा खून चढ़ाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी, पर क्या ये मुझे मिलेंगे? माइकल मना कर देता है। एना माइकल को अपने खून से लगाए गए निशानों से जानबूझकर यहाँ तक लाई थी ताकि मूडी आसानी से एडवर्ड तक पहुँच सके। बंकर में एडवर्ड मूडी से कहता
है तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। इसके जवाब में मूडी कहता है जिंदा जाने का सोचा भी नहीं है और बैग से एक बम निकालता है। इधर माइकल एना को मारने के लिए एना पर गन तानता है और एना से पूछता है एक बात बताओ, तुम एडवर्ड को स्टेज पर आसानी से मार सकती थी। और एना कहती है ये हमारा प्लान नहीं था और तभी पूरा बंकर एक जोरदार धमाके से उड़ जाता है और एना यहाँ से निकल जाती है। जिधर फ्लैशबैक में वही रात दिखाई जाती है जब एना ने देखा था कि कुछ विद्रोही उसके माता पिता को मार रहे थे। वो सभी एना को उसी बिल्डिंग में ले आए थे। उनमें से एक विद्रोही एना के सामने अपनी गन को साफ करके उसे असेंबल करता है और एना उसे गन को जोड़ते हुए गौर से देख रही होती है। जिधर वो आदमी एना को गलत नजरों से देखता है और एक चादर लेने कमरे से बाहर जाता है। वहीं एना के सामने टेबल पर एक गन के सारे पार्ट्स खुले हुए रखे होते हैं। वो आदमी आता है और देखता है टेबल से गन के सारे पार्ट्स गायब हैं और इसी वक्त एना उन चारों को गोलियों से छेद देती है। यहाँ फ्लैशबैक खत्म होता है और प्रेजेंट टाइम में घायल एना उसी अलमारी को देख रही होती है जिसके अंदर वो मूडी को मिली थी। तभी माइकल वहाँ आ जाता है। दोनों ही एक दूसरे के सामने अपना अपना पक्ष रखते हैं और दोबारा फिर से एक दूसरे पर बंदूक तान देते हैं। सीन कट होता है। बिल्डिंग के बाहर से बिल्डिंग का दरवाजा दिखाया जाता है। हमें सिर्फ 2 गोलियों के चलने की आवाजें आती हैं। दरवाजा खुलता है, सिर्फ एना ही बाहर आती है और इसी अंदाज के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।